स्टार्टिंग में मैंने तुमको बताया था कि अपने पास दो टाइप के सेल आएंगे, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में बेसिकली क्या होता है कि इलेक्ट्रोलिसिस का एक्सपेरिमेंट होता है। सिंपल सा तुम ऐसे भी रिलेट कर सकते हो। हमको बाहर से करंट देना पड़ता है उस सोल्यूशन को, जिसकी वजह से हमको केमिकल चेंज देखने को मिलते हैं। इसी वजह से उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं। ठीक है। और ये एक्सपेरिमेंट तुमने सुना भी होगा इलेक्ट्रोलिसिस का, जो फैराडे ने किया था। तो फैराडे ने कुछ लॉ भी दिए थे जो अपन प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं। ठीक है। तो अब अपना पूरा का पूरा चैप्टर बचा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के ऊपर। ठीक है। तो जो चीज़ें अभी मैं बता रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से देखो, नहीं तो ये समझने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन होता है लोगों को। ठीक है। बट तुमको नहीं होगा, आई होप तुम लोग स्मार्ट हो ना। तो अब अपने को देखना है क्या, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। क्या नाम बताया था इसको दूसरा मैंने? इसको हम लोग या तो बोलते हैं गैल्वेनिक सेल, ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं वोल्टेइक सेल। स्पेलिंग में थोड़ा इधर उधर रहेगा, ठीक है, मैच कर लेना बाद में बुक से। अब इन सेल का मेन पर्पस होता क्या है कि ये क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है। दूसरी चीज, इनका नाम ऐसे पड़ा क्यों? इसको हम लोग गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक साइंटिस्ट का नाम है। अब ये जो एक्सपेरिमेंट है या जिसने डिस्कवर किया होगा, दो साइंटिस्ट लोगों ने किया था अलग अलग। एक का नाम है, तुम लोग पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, गैल्वेनी, और दूसरे का नाम है तो गैल्वेनी से बना गैल्वेनिक सेल और वोल्टा से बना वोल्टाइक सेल। ठीक है। ऐसा करने की जरूरत क्या पड़ी, क्यों किया गया ऐसा? ठीक है। क्या रीजन था कि हमको गैल्वेनिक सेल बनाना पड़ा, और कहाँ से आइडिया आया कि हम लोग केमिकल से इलेक्ट्रिसिटी निकाल सकते हैं? ठीक है। बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज जो लोग ने सोची थी, इसकी वजह से पुराने साइंटिस्ट लोग को काफी स्मार्ट माना जाता है। एक बार लैब में एक ऐसे बीकर रखा हुआ था। ठीक है। लैब में एक बीकर रखा हुआ था जिसमें CuSO4 का सॉल्यूशन था। ठीक है। तुमको पता होगा CuSO4 को हम लोग भी ब्लू विट्रॉल भी बोलते हैं शायद। ठीक है। क्योंकि ये सॉल्यूशन कैसा दिखता है, हमको ब्लू कलर का दिखता है, जो कि सिर्फ कॉपर के पार्टिकल्स ब्लू कलर रिप्रेजेंट करते हैं, इसके वजह से ब्लू कलर का ये अपने को दिखता है। ठीक है। तो CuSO4 का सॉल्यूशन ऐसे रखा हुआ था। किसी ने क्या किया है, यहाँ वहाँ घूमते घामते, जो मेरे को लगता है कुछ गलती से हुआ रहेगा, किसी ने ना इसमें एक जिंक की रॉड डाल दी ऐसे। ठीक है। अपने को पता है मेटल की चीजें कैसे काम करती हैं, एज ए इलेक्ट्रोड। ठीक है। बट अभी हम लोग इसको एज ए इलेक्ट्रोड लेके नहीं चल रहे हैं। ठीक। हुआ क्या उसमें, किसी ने क्या किया था, CuSO4 के सोल्यूशन में कोई जिंक की रॉड डाल के छोड़ के चला गया था। कुछ टाइम के बाद देखा गया, ये एक्सपेरिमेंट तुम लोग बहुत पहले से देखते आ रहे हो, कि CuSO4 में मैं जब जिंक डालता हूँ तो ये चेंज हो जाता है ZnSO4 में, और प्लस Cu+2 बाहर चला जाएगा। राइट। ये देखा 10th में रिएक्शन। अब ये जो सोल्यूशन था ये तो था न्यूट्रल। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो Cu+2 बचा वो किस फॉर्म में आ गया जानते हो, एक्वस फॉर्म में। राइट। तो इस मतलब अनजान एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट कुछ ये आया कि ये जो ब्लू सोल्यूशन था ना, ये जो ब्लू सोल्यूशन था CuSO4 का, अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, जिंक सल्फेट में कन्वर्ट हो गया, जिसके वजह से इसका डीकलराइजेशन हो गया। डीकलराइजेशन समझते हो? इसका जो ब्लू सोल्यूशन का जो ब्लू कलर था वो गायब हो गया अपने आप धीरे धीरे।
ठीक है, पहला रिजल्ट तो इससे ये निकला। दूसरा दूसरा ये देखा गया कि जब जिंक SO4 से कंबाइन होने लग गया तो ये जो रॉड थी, ठीक है, ये जो रॉड थी ये धीरे धीरे क्या हो गई, पतली होने लग गई। इसका कुछ पार्ट क्या हो गया, सोल्यूशन में मिक्स हो गया। जब इसको बाहर निकाल के देखा गया तो नीचे से ये क्या हो चुकी थी, गल चुकी थी, कम हो गई थी, राइट। क्योंकि सीधी सी बात है, Zn ने क्या कर लिया होगा, SO4 से रिएक्शन कर लिया होगा, इसके लिए इसका कुछ पार्ट किससे सोल्यूशन के साथ मिक्स हो गया, ठीक है। और तीसरी चीज, ये जो Cu+2 आयन बने थे, ठीक है, ये सोल्यूशन में ऐसे नीचे कहीं जाके जमा हो गए, रेड कलर के प्रेसिपिटेट हमको देखने को मिले। तो Cu+2 का हमको आयन मिला रेड कलर में, राइट है। तीसरी चीज क्या हुई, जिंक ने अपना वेट लॉस कर दिया, ठीक है। तो ये जब चीजें नई देखने को मिली तो उन्होंने एक इसमें एडिशन किया। क्या एडिशन किया कि इसमें ना एक थर्मोमीटर डाल दिया इस सोल्यूशन में। वापस से ये इस एक्सपेरिमेंट को दोहराया गया और इसमें एक ऐसे थर्मोमीटर डाला गया, राइट है। थर्मोमीटर में इनको क्या पता चला कि जब ये रिएक्शन हो रहा था ना तो एनर्जी क्या हो रही थी, बढ़ रही थी। एनर्जी इन द सेंस टेम्परेचर क्या कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था। तो कहीं ना कहीं इनको ये समझ में आ गया कि जब ये रिएक्शन हो रहा था, ठीक है, तो इसने क्या प्रोड्यूस की होगी, कुछ अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस की होगी जो हीट के फॉर्म में रिलीज हो रही है, इसी वजह से टेम्परेचर बढ़ गया। अब तुम्हारे लिए मेरे पास क्वेश्चन क्या है, देखो मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला, कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन था, कोई इसमें जिंक की रॉड डाल के चला गया, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन हुआ इसको किसी ने करवाया क्या, नहीं, अपने आप हुआ रिएक्शन। इसकी वजह से इसको मैं क्या बोल सकता हूं कि ये रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। दूसरी चीज, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कब होती है मालूम है, जब डेल्टा जी क्या हो जाए, मैंने 3 इक्वेशन बताई थी, डेल्टा जी 0 ग्रेटर देन और लेस देन, क्या होगी स्पॉन्टेनियस के लिए, जब डेल्टा जी लेस देन 0 हो जाए। क्यों मालूम है, तुम ऐसे भी समझ सकते हो, डेल्टा जी क्या होती है, किसी भी चीज की ऐसी एनर्जी जो काम में ली जाती है। अब ये सिस्टम क्या कर रहा है, हीट जनरेट कर रहा है, किसके ऊपर ये सिस्टम है, और हीट जनरेट कहाँ कर रहा है, ये सराउंडिंग के ऊपर कर रहा है, ठीक है। तो किसी भी चीज की ऐसी एनर्जी जो सराउंडिंग पे काम कर रही है, वो एनर्जी हमेशा कैसी होती है, नेगेटिव होती है। सिस्टम अगर सराउंडिंग पे काम करेगा तो वो एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो सीधी सी बात है, इसका डेल्टा जी क्या होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर है, यहाँ से 0 से छोटा मतलब नेगेटिव। मैं खाली तुमको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, तुमको समझना है तो ऐसे भी समझ सकते हो, या बहुत लोग को कंफ्यूजन होता है कि डेल्टा जी ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 इक्वल टू 0, तो इसमें अगर कंफ्यूजन होता है तो ऐसे देखा करो, सिस्टम क्या कर रहा था, एनर्जी रिलीज कर रहा है, कहाँ पे, सराउंडिंग में। तो सीधी सी बात है, सिस्टम काम कर रहा है सराउंडिंग के ऊपर, तो ऐसी एनर्जी क्या होगी, नेगेटिव होगी। और यहाँ पे जो डेल्टा जी होगा वही तो एनर्जी है सिस्टम की, मतलब वो भी क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ऐसा कोई भी रिएक्शन जो अपने आप होता है उसकी डेल्टा जी हमेशा नेगेटिव होती है। ये हमने थर्मोडायनेमिक में प्रूव भी किया था, यहाँ पे भी मैंने तुमको वापस से बता दिया, ठीक है। अब ये एक्सपेरिमेंट हो गया, ये रिजल्ट मिल गया सबको, ठीक है। बाद में 8-10 सालों के बाद साइंटिस्ट लोग का दिमाग खुला, बोले कि ये जो एनर्जी निकल रही है, ठीक है, इस एनर्जी को हम लोग यूज में भी ला सकते हैं, ठीक है। अब कैसे यूज में लाएंगे वो अपन देखेंगे आगे। तो इसमें से जो एनर्जी निकल रही थी उसी को इन्होंने क्या किया, अपने यूज में लेके आए, और इसी से जनरेट हुआ तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसी एक्सपेरिमेंट के वजह से तुम बोल सकते हो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना, कि इसमें कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट हो रही थी, इसी एनर्जी को यूज में लाते 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 लाते
लास्ट में मिला अपने को इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। समझा ये एक्सपेरिमेंट? और एग्जाम में भी नहीं आएगा वो तुमको, वो तो खाली तुम्हारे इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता रहा था। अब इन्होंने क्या किया, ठीक है, एक आगे डैनियल करके साइंटिस्ट आएगा, ठीक है, डैनियल सेल, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। डैनियल ने इसी कॉन्सेप्ट को उठा के एक सेल बनाया और उसको नाम दिया डैनियल सेल, और डैनियल सेल को माना जाता है पहला इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की प्रॉपर्टी मुझे पता है, वो केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। तो डैनियल ने पहला ऐसा सेल बना के दिखाया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, एग्जाम में आता भी है इसके ऊपर 2-3 मार्क्स का नोट, ठीक है। अब इसने सेटअप कैसे किया, देखो इसने क्या किया, मालूम ऐसे 2 बीकर ले लिए, सेल तो तुम्हारे बहुत सारे आएंगे, बट डैनियल सेल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यही दिया भी हुआ है तुम्हारे बुक में, टेंशन मत लो उसका। इसने क्या किया, 2 बीकर ले लिए ऐसे, ठीक है, और उसके बाद इसका जो बीकर ए था, ठीक है, मान लो ये तुम्हारा बीकर ए है और ये बीकर ए बी है। इसमें क्या किया, इसने कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया ऐसे, CuSO4 का सोल्यूशन 1 मोलर, ठीक है, नॉर्मली एक्सपेरिमेंट 1 मोलर लेके चलते हैं अपन। इसमें इसने क्या कर दिया, ZnSO4 का सोल्यूशन ले लिया, ये भी 1 मोलर, ठीक है। मैं तुमको अभी समझा दे रहा हूँ सारी चीजें, वापस से हम लोग देखेंगे जब नोट्स वगैरह बनाएंगे, ठीक है। बीकर ए में इसने ZnSO4 का सोल्यूशन लिया, बीकर बी में इसने CuSO4 का सोल्यूशन लिया, ठीक है। अब इसके बाद इसने क्या किया, इसमें इसने एक जिंक की रॉड डाल दी, किसकी रॉड डाल दी, जिंक की, ठीक है, और इसमें इसने एक कॉपर की रॉड डाल दी ऐसे, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रोड है। मेरे को नहीं पता है कि कौन सा एनोड है और कौन सा कैथोड है, ये तुम लोग मेरे को बताओगे, ठीक है, कौन सा एनोड है और कौन सा कैथोड है, राइट। इसने क्या कर दिया, इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया वायर से, और बीच में इलेक्ट्रिसिटी मेजर करने के लिए तुम बोल लो मीटर लगा दिया, या वोल्ट मीटर लगा दिया, या गैल्वेनोमीटर लगा दिया, जो भी उसके पास इक्विपमेंट होगा वो उसने लगा दिया, मीटर दिया होता है बुक में, ठीक है। अब हुआ क्या सॉल्यूशन में, ठीक है, ध्यान से देखना क्या होता है इस सॉल्यूशन में। ये जो रॉड है मेटल की, किसकी है, जिंक की, और इसके अंदर सॉल्यूशन किसका है, ZnSO4 का, ठीक है। और ये जो सल्फेट वाला रिएक्शन होता है, ये क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होता है ना, अपने आप चालू हो गया ये रिएक्शन। जैसे उसने ये चीजें सेटअप की, क्या हो गया, ये रिएक्शन चालू हो गया। कैसे, देखो सबसे पहले ये जो Zn है, ठीक है, ये जिंक कौन से स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में, ठीक है। इसने क्या किए, Zn+2 में आ गया और 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए रॉड के ऊपर, ठीक है। ये Zn से Zn+2 में आ गया, मतलब पहले सॉलिड था, अब एक्वस सोल्यूशन में आके सोल्यूशन में मिक्स हो गया Zn+2 के फॉर्म में, ठीक है। बाकी जो इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकले वो कहाँ पे रह गए, रॉड पे रह गए, ठीक है। और जो अंदर सल्फेट था वो उससे कंबाइन हो गया, Zn+2 और SO4, ठीक। अब ऐसे तो बहुत सारे जिंक होंगे जो Zn+2 में आए होंगे, और इलेक्ट्रॉन को क्या किया, लोग ने लूज किया और इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन को छोड़ते गए। अब अगर यहाँ पे कुछ नहीं लगा होता तो ये इलेक्ट्रॉन को कहीं बाहर जाने का रास्ता नहीं था, बट जब ये एक्सपेरिमेंट चालू हुआ ना, जब Zn+2 में चेंज हुआ, तो इन इलेक्ट्रॉन्स को एक पाथ मिल गया ट्रैवल करने का। ये जो वायर कनेक्टेड थी, ये क्या होने लगे, इस वायर से ऐसे ट्रैवल करने लग गए, ठीक है। ध्यान दो, हाँ एक्सपेरिमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। और हुआ क्या, ये इलेक्ट्रॉन आ गए इस रॉड पे ऐसे, जैसे ही इस रॉड पे इलेक्ट्रॉन्स आए, ठीक है,
ये अंदर जो CuSO4 का सोल्यूशन था ना, ये डिवाइड हुआ किस में जानते हो? Cu+2 और SO4 2-2। इलेक्ट्रोड पे क्या है? इलेक्ट्रॉन है, और इस Cu+2 को क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ से Cu+2 निकलता था और इन इलेक्ट्रॉन को खींच के इस पे ऐसे चिपक जाता था, जैसे NaCl के एक्सपेरिमेंट में हो रहा था। यहाँ से इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहे थे, Cu+2 क्या है? इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, तो ये यहाँ पे क्या कर रहा था? ठीक है, ऐसे चिपकते गया Cu। तुम्हारे जितने भी डाउट होंगे क्लियर हो जाएंगे, टेंशन मत लो इसमें। तो Cu की ऐसे इस पे लेयर बनते गई। ठीक है, राइट। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन ये आता होगा कि सर एक टाइम ऐसा आएगा कि SO4 2- यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे Zn+2 का अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्लियर? तो अभी तो फिलहाल अपने पास यही चीज़ है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो कॉपर का डिपोजिशन हो रहा है। और जिंक का क्या हो रहा है? देखो, जिंक इलेक्ट्रॉन छोड़ के अंदर सोल्यूशन में मिक्स हो जा रहा है, मतलब जिंक की रॉड क्या हो रही है? धीरे धीरे खत्म हो रही है, गल रही है सोल्यूशन में, तुम ऐसा बोल सकते हो। यहाँ पे इस रॉड का साइज बढ़ते जा रहा है, जबकि यहाँ पे इस रॉड का साइज धीरे धीरे क्या होते जा रहा है? कम होते जा रहा है। ठीक है, अब ध्यान दो, तुमको डिसाइड करना है इसमें एनोड और कैथोड क्या है, बाकी सब छोड़ दो, बाकी अपन लास्ट में देखेंगे क्या करना। ठीक है, इस जिंक का Zn किस में चेंज हो रहा है? Zn+2 में, प्लस क्या कर रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। जिंक का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, और मैंने तुमको बताया था जिस चीज का ऑक्सीडेशन होता है उसी को मैं क्या बोलता हूँ? एनोड बोलता हूँ। मतलब ये जिंक वाली जो रॉड है वो कैसे काम कर रही है? एज ए एनोड। दूसरा, कॉपर+2 में था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब किए और किस में चेंज हो गया? Cu सॉलिड में। इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। और जिसका रिडक्शन होता है उस रॉड को मैं क्या बोलता हूँ? कैथोड। यहाँ पे एक चीज बदल जाती है। ठीक है, अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे? एनोड को पॉजिटिव ले रहे थे और कैथोड को नेगेटिव ले रहे थे, बट ये सेल ने पूरी एनोड कैथोड की डेफिनेशन ही बदल दी। इसीलिए मैंने तुमको स्टार्टिंग में बोला था, जहां पे ऑक्सीडेशन होगा उसको एनोड बोलोगे, जहां पे रिडक्शन होगा उसको कैथोड। डेफिनेशन चेंज कैसे हो गई मालूम है? इस रॉड पे देखो, इलेक्ट्रॉन का एक्सेस है बहुत ज्यादा, और इलेक्ट्रॉन यहां से यहां की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं। मतलब ये जो इलेक्ट्रोड है ये नेगेटिवली चार्ज्ड है, मतलब यहाँ पे जो एनोड है ना वो नेगेटिव चार्ज है, और ये जो कैथोड है, कैथोड को तुम पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकता मैं? क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उतना Cu2+ क्या कर रहा है? इसको न्यूट्रल कर दे रहा है। तो बोलने को तुम इस इलेक्ट्रोड को न्यूट्रल बोल सकते हो, लेकिन किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कोई न्यूट्रल इलेक्ट्रोड नहीं होता है। अगर ये पूरा का पूरा नेगेटिवली चार्ज है तो इसको मैं क्या करूंगा? पॉजिटिव चार्ज कंसिडर करूंगा। ठीक है, तो इस सेल में, डैनियल सेल में देखो, एनोड नेगेटिव होता है और कैथोड क्या होता है? पॉजिटिव होता तो न्यूट्रल है, बट तुम इंडिकेट करोगे कैसे इसको? एज अ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, समझा? ठीक है, दूसरा तुमको ये भी पता होगा, फिजिक्स में तुम लोग ने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? यहाँ से यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं, तो करंट इसका अपोजिट ट्रैवलिंग करता है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भाग रहे हैं तो करंट उल्टा आता है, मालूम है? इसमें डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा ज़्यादा, बट क्योंकि इसका अपने को ज़रूरत भी नहीं, करंट कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है, मेरे को खाली इससे मतलब था एनोड कैथोड क्या है। ठीक है, अब लास्ट सोल्यूशन का आंसर तुम्हारे, कि इसमें SO4 2- बढ़ गए और इसमें Zn+2 बढ़ गया। ठीक है, तो इनको कैसे मैं मैनेज करूंगा? ठीक है, कि अगर SO4 बहुत ज़्यादा हो गए तभी भी ये रिएक्शन रुक जाएगा, Zn+2 बहुत ज़्यादा हो गए तभी भी ये रिएक्शन रुक जाएगा।
तो ये रिएक्शन रुके ना, इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक सॉल्ट ब्रिज यूज करते हैं। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज एक बेसिकली तुम लोग ने लैब में देखा होगा, एक यू शेप की ना ऐसे ग्लास ट्यूब होती है, देखा है सॉल्ट ब्रिज? ठीक है, ऐसे यू शेप का क्या होता है, ग्लास का रॉड होता है जिसमें ना इलेक्ट्रोलाइट भरे होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट जैसे KCl हो गया या NaNO3 हो गया, ज्यादा करके तुमको KCl का मिलेगा। ठीक है, इस सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होता है मालूम है? अब KCl डिवाइड होगा तो कैसे डिवाइड होगा? K प्लस और Cl माइनस। ठीक है, तो जैसे ही ये एक्सपेरिमेंट रुकता है ना, इसमें ऐसे सॉल्ट ब्रिज डाल देते हैं। ये सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होता है? देखो Cl यहाँ पे क्या था, मेरे पास Zn+2 था, मतलब इस Zn+2 को इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इस साइड मेरे पास क्या था, SO4 2 माइनस, जिसके पास इलेक्ट्रॉन है ये किसी को देना चाहता है। तो इस सॉल्ट ब्रिज की वजह से क्या होता है मालूम है? ये KCl डिवाइड होता है, K प्लस इस साइड आएगा और Cl माइनस इस साइड चला जाता है। ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। पोटेशियम को इलेक्ट्रॉन लेना है तो ये SO4 से क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, और ये Cl माइनस को इलेक्ट्रॉन देना है तो ये क्या करता है, Zn+2 को इलेक्ट्रॉन दे देता है। मतलब इस सॉल्ट ब्रिज का खाली काम इतना है, यहां से इलेक्ट्रॉन लेना और इस सोल्यूशन में डालना। ठीक है, दूसरा, ऐसे इलेक्ट्रोड को, ऐसे सॉल्ट ब्रिज को, ये जो KCl का मैंने सॉल्ट ब्रिज डाला ना, इसको इनर्ट बोलते हैं हम लोग। है तो ये अच्छा इलेक्ट्रोलाइट, बट इसको इनर्ट सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। सॉल्ट ब्रिज को इनर्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ये सिर्फ क्या करता है, यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे ट्रेवल करवाता है। राइट है, तो ये हो गया तुम्हारा ओवरऑल कंस्ट्रक्शन डैनियल सेल का। ठीक है, दूसरी चीज, जब यहाँ पे लोग ने अमीटर लगाया तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो था वो इनको यहाँ पे करंट, अमीटर देखा है तुम लोग ने, उसमें से करंट पास करोगे ना तो उसमें ऐसे नीडल होती है जो ऐसे इधर उधर भागती है और बताती है कि कितना करंट पास हो रहा है। ठीक है, एक डिवाइस होता है जिसपे ऐसे नीडल लगी होती है, तो जितना करंट पास होगा उसके अकॉर्डिंग वो रोटेट करता है। ठीक है, तो डैनियल सेल में 1.1 वोल्ट का करंट पास होता है, ऐसा देखा गया। ठीक है, आगे कंक्लूजन में अपने को लिखना पड़ेगा, डैनियल सेल 1.1 वोल्ट करंट पास करता है। अब देखो, सेल रिएक्शन तुमको मैंने लिखना बताया था कि सेल रिएक्शन में कैसे लिखूंगा। ठीक है, एनोड पे क्या हो रहा था, जिंक था, किसमें चेंज हो रहा था, Zn+2, और ये क्या कर रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा था। राइट है, दूसरा कैथोड, कैथोड पे क्या हुआ, Cu+2 बना था, इसने इसका 2 इलेक्ट्रॉन लिया और किस में कन्वर्ट हो गया, Cu सॉलिड में। जितने भी आयंस वाली चीजें उनको एक्वस में लिखोगे, जितने विदाउट चार्ज हैं वो क्या होंगे, सॉलिड फॉर्म। ठीक है, तो ये भी एक्वस, तो होगा क्या, यहाँ पे जो नेट सेल रिएक्शन है, नेट रिएक्शन क्या हो रहा है यहाँ पे देखो, ये 2 इलेक्ट्रॉन इससे कैंसिल, मतलब क्या, Zn सॉलिड प्लस Cu+2 एक्वस किस में चेंज हो रहा है, Zn+2 एक्वस और Cu सॉलिड में। समझा ये रिएक्शन कैसे लिखा मैंने? ठीक है, एक और चीज आती है सेल रिप्रेजेंटेशन, ये तुमको समझना बहुत जरूरी है। सेल को रिप्रेजेंट करने को बहुत लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड ढंग से बताते हैं, बट देखो कैसे लिखना है। ठीक है, एनोड पे क्या था, Zn किस में कन्वर्ट हो गया था, Zn+2 में, तो सिंपल से ऐसे लिखने का, Zn सॉलिड किस में कन्वर्ट हो गया, Zn+2 एक्वस। ठीक है, दूसरे सेल में क्या हो रहा था, Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन लेके किस में कन्वर्ट हो जा रहा था, Cu सॉलिड में। राइट, Zn किस में चेंज हुआ, Zn+2 में, और Cu+2 चेंज हुआ Cu में। ये एक सेल में रिएक्शन हुआ, ये दूसरे सेल में रिएक्शन हुआ।
ठीक है, एक बीकर में ये रिएक्शन हो रहा था जबकि दूसरे बीकर में ये। इन दोनों बीकर को कनेक्ट करने के लिए मैंने क्या लगाया था बीच में, क्या लगाया था, सॉल्ट ब्रिज। तो सेल रिप्रेजेंटेशन में ना ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, ये लेफ्ट वाला सेल, ये राइट वाला सेल, और ये दोनों सेल कनेक्ट है सॉल्ट ब्रिज से, और सॉल्ट ब्रिज को ऐसे हम लोग डबल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये तुम्हारा ओवरऑल सेल रिएक्शन है, या सेल रिप्रेजेंटेशन इसको बहुत लोग बोलते हैं। समझा कैसे लिखा मैंने? जब तुम एक्वस लिखोगे ना तो यहाँ पे बहुत बार लिखा होता है ऐसे 1 मोलार। ये 1 मोलार क्या है बताओ? सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन। स्टार्टिंग में मैंने बताया ना कि हमको सोल्यूशन कितना लेना है, 1 मोलार का। तो यहाँ पे ये जो 1 मोलार लिखा होगा या कुछ भी वैल्यू लिखी होगी तो समझ जाओ वो उसके एक्वस फॉर्म का क्या है, कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, सॉलिड को हम लोग वैसे भी कंसिडर नहीं करते यहाँ पे, हम लोग का काम खाली एक्वस मीडियम पे कि एक्वस में अब इलेक्ट्रॉन किसकी वजह से फ्लो होंगे, सॉलिड स्टेट में थोड़ी पास होंगे। किसकी वजह से पास हो रहे हैं, एक्वस मीडियम की वजह से। तो यहाँ पे इनको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, ऐसा तुम बोल सकते हो। समझा सेल रिएक्शन कैसे लिखना है, फिर सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखना है। मान लो अगर मैंने ऐसे कोई सेल रिएक्शन लिखा हुआ, Pb सॉलिड चेंजेस टू Pb प्लस टू इलेक्ट्रॉन, और Ag प्लस इलेक्ट्रॉन Ag सॉलिड। ठीक है, तो इसको तुम लोग बता सकते हो इसमें एनोड कौन है और कैथोड कौन है? पहला वाला एनोड है, दूसरा वाला क्या है, कैथोड। क्यों है? क्योंकि Pb+2 में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ऑक्सीडेशन हमेशा एनोड को रिप्रेजेंट करता है। Ag प्लस एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है, तो इसका रिडक्शन हो रहा है, और रिडक्शन में क्या गेन होता है ना, तो ये गेन कर रहा है ना इलेक्ट्रॉन, तो ये कैथोड है, सीधी सी बात है। ठीक है, दूसरा इसका सेल रिप्रेजेंटेशन लिख सकते हो क्या? इसको एक्चुअली हम लोग बैलेंस भी करते हैं। जैसे यहाँ पे देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है बट ये एक ही ले रहा है। ठीक है, तो तुम इसको 2 से मल्टीप्लाई करके बैलेंस भी कर सकते हो ऐसे। अब इसका सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, देखो Pb जो था वो किस में कन्वर्ट हुआ, Pb+2 में, राइट। ये सॉलिड फॉर्म में है, ये एक्वस फॉर्म में है। नीचे अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया है तो 1 मोलार वगैरह लिख देने का ऐसे। ठीक है, फिर क्या आएगा, सॉल्ट ब्रिज आएगा बीच में, और अब 2Ag प्लस किस में रहा होगा, एक्वस में। इसका भी कॉन्सेंट्रेशन नीचे लिख दो। इसने क्या किया, एक 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में कन्वर्ट हो गया, 2Ag सॉलिड। तो ऐसे हम लोग सेल रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं। ठीक है, ठीक है। सॉल्ट ब्रिज होता क्या है? सॉल्ट ब्रिज जैसे कि मैंने तुमको बताया कि एक यू शेप्ड ग्लास ट्यूब होती है। ठीक है, यू शेप की क्या होगी, ग्लास ट्यूब होगी, जो कि क्या होती है, इनर्ट होती है। इनर्ट का मतलब ये नहीं है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट भरे होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, बट इनर्ट में इसको क्यों बोल रहा हूं, इट डू नॉट पार्टिसिपेट इन द सेल रिएक्शन। सेल के रिएक्शन में ये पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करता है
फ्रॉम वन सॉल्यूशन टू अनदर। ठीक है, तो इसका बहुत बड़ा मेजर रोल होता है एक्चुअली में। अगर ये नहीं होगा तो तुम्हारे सेल रिएक्शन कुछ टाइम के बाद क्या रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो इसका बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। तो इलेक्ट्रोलाइट तो स्ट्रांग होते हैं, बट ये खुद कैसा होता है, इनर्ट होता है। तो इसको इसी वजह से ब्रिज का नाम दिया गया है कि ये खाली एक ब्रिजिंग का काम करता है, एक जगह से दूसरे चीजों को लेके जाता है, बाकी उनको धक्का नहीं मार देगा समुंदर में कि गिर जाए ऐसा कुछ। ठीक है, ये होता क्या है, ठीक है, लैब में तुम लोग ने देखा होगा, बहुत लोग ने जो अमीर कॉलेजेस में पढ़ते हैं। ठीक है, ऐसे ग्लास की ट्यूब होती है एक, इसके अंदर ना जेली जैसा सब्सटेंस भरा होता है। जेली पता है, पता होगा तुम लोग को, गली के बच्चे लोग को झापड़ विपड़ मार के छीन लेते होगे। जेल जैसा सब्सटेंस होता है, इसको तुम, मतलब ये इसमें ऐसे फिल्ड होता है, ये गिरता नहीं है कभी नीचे। ठीक है, ये खाली हाँ एलोवेरा जैसे। ठीक है, वो इसमें से ना कभी नीचे नहीं आएगा, जेल टाइप में अंदर भरा हुआ होता है। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं अगार अगार सॉल्यूशन। ये एक्चुअली में एक टाइप का पाउडर होता है, इसको जैसे ही सॉल्यूशन मिलता है ना, ये जेल में कन्वर्ट हो जाता है, या जिलेटिन वर्ड तुम लोग ने सुना होगा। ठीक है, उसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो सॉल्ट ब्रिज है वो तुमको ऐसे दिखेगा, इसमें ना ऐसा जेल जैसा भरा होता है, ये जल्दी गिरता नहीं है नीचे। तो हम लोग खाली इसको उठा के दोनों सोल्यूशन में डाल देते हैं, एक एंड इस वाले सोल्यूशन में जहाँ पे जिंक था, और दूसरा एंड इसका वो कॉपर वाले में। ठीक, तो इसमें KCl के साथ ये अगार अगार जो सोल्यूशन भरा होता है, इसके वजह से ये जेल में कन्वर्ट हो जाता है। तो KCl ट्रैवल तो कर पाता है, बट नीचे सोल्यूशन में मिक्स नहीं होता है। अगर मिक्स हो जाएगा तो क्या होगा, तुमको यहाँ पे कुछ अलग ही सोल्यूशन मिलेगा, ये भी सोल्यूशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा और ये भी सोल्यूशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसके वजह से इसको जेल जैसा सब्सटेंस में बनाया जाता है, ताकि ये सोल्यूशन के अंदर ना आ जाए। तो ये खाली यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठाता है, यहाँ से लेके आता है, इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। बाकी ना तो इसमें तुमको क्लोरीन का कोई पार्टिसिपेशन दिखेगा, ना तो इसमें कोई पोटेशियम का, खाली एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है इन ऑर्डर टू बैलेंस द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन बोथ द सोल्यूशन। दोनों सोल्यूशन में इलेक्ट्रॉन का बैलेंस बना रहे, इसकी वजह से हम लोग सॉल्ट ब्रिज को यूज करते हैं। ठीक है, तुम बोल सकते हो कि इट कंप्लीट द इलेक्ट्रिकल सर्किट बिटवीन द सोल्यूशन। ठीक है, दूसरा इसका काम क्या है, अब देखो मान लो ये दोनों सोल्यूशन से मेरे को एक्सपेरिमेंट करना था, मैंने एक्सपेरिमेंट कर लिया, अब मेरे को यूज नहीं है, तो मैं ये इलेक्ट्रोड निकाल दूंगा, सॉल्ट ब्रिज निकाल दूंगा, ये इलेक्ट्रोड निकाल दूंगा, तभी भी मेरे को एकदम प्योर फॉर्म में यहाँ पे ZnSO4 का सोल्यूशन बचा हुआ मिल जाएगा, और यहाँ पे कॉपर सोल्यूशन का। तो सॉल्ट ब्रिज का एक ये भी यूज है कि ये सोल्यूशन को आपस में मिक्स नहीं होने देता है, और मिक्स नहीं होने देता है जिससे सोल्यूशन खराब नहीं होते, तुम दूसरे जगह भी इनको यूटिलाइज कर सकते हो। थर्ड, तुम बोल सकते हो कि ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बैलेंस करता है, ना तो इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो पाएंगे ना तो इसमें, दोनों सोल्यूशन में इलेक्ट्रॉन एकदम बैलेंस अमाउंट में रहेंगे। ठीक है, सॉल्ट ब्रिज के ऊपर बहुत बार नोट आता है, राइट अ नोट ऑन और राइट द फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज, 1 या 2 नंबर के लिए हम हमेशा तुमको देगा। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है एक्चुअली में, डैनियल सेल और सॉल्ट ब्रिज का कंस्ट्रक्शन और फंक्शन। कंस्ट्रक्शन में कुछ नहीं है, खाली 3 पॉइंट याद रखो कि एक यू शेप्ड की ग्लास ट्यूब होती है जिसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है विथ अगार अगार सोल्यूशन, जो कि उसको एक जिलेटिंग सरफेस प्रोवाइड करता है, which do not allow the electrolyte to mix in the solution during the chemical reaction। ठीक है, थर्ड क्या बोल सकते हो तुम, थर्ड इसका यूज 3-4 है, लिखा दूंगा, टेंशन मत लो उसका, तुम लोग समझा क्या चीज है ये। अगर ये ओवरऑल एक्सपेरिमेंट में एक ही बीकर में या एक ही किसी चीज में करता, सब चीजें डाल के मिक्स कर देता और ये करता, तो क्या लगता है तुमको, ये एक्सपेरिमेंट होता था क्या? पहली बात तो ये दोनों सोल्यूशन ही आपस में रिएक्शन कर जाएंगे। ठीक है, दूसरा
यहाँ पे तुमको कुछ अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी भी दिखेगी, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर तो होंगे, ठीक है। बट यहाँ पे बीच में क्या हो जाएगा मालूम है, हिंड्रेंस आता है। इसके मॉलिक्यूल इसको ट्रैवल नहीं करने देंगे, इसके मॉलिक्यूल इसको नहीं ट्रैवल करने देंगे। ये मैंने तुमको एक्सप्लेन भी किया था कहीं, तो इसको अपन जंक्शन बोलते हैं। इस जंक्शन पे आके ना इनका पोटेंशियल आपस में मैच कर जाएगा, मतलब इसके मॉलिक्यूल इसको रोकेंगे, इसके मॉलिक्यूल इसको रोकेंगे, इसका पॉजिटिव इसको रोक सकता है, इसका नेगेटिव इसको रोक सकता है, जिसकी वजह से जितना तुमको ओवरऑल पोटेंशियल मिलना चाहिए था इस सेल का, उतना नहीं मिलेगा। तो इसी वजह से इनको एक बीकर में हम लोग नहीं कर सकते। कुछ गैल्वेनिक सेल का कंस्ट्रक्शन है, बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन है, ये एग्जाम में तुमको नहीं आएगा, खाली तुम्हारे आइडिया के लिए मैं बता रहा हूँ। ऐसा कोई क्वेश्चन आता नहीं है कि गैल्वेनिक सेल के बारे में इंफॉर्मेशन दो। तो ये खाली एक तुम बोल सकते हो ओवरऑल नॉलेज है गैल्वेनिक सेल को कैसे बनाया गया था। बाकी तो अपना काम जो है अपने को डैनियल सेल पे करना है। इसमें कहीं कहीं पे तुमको सॉल्ट ब्रिज वगैरह भी दिखेगा, एनोड कैथोड कैसे वो लोग ने डिसाइड किया था वो भी लिखा हुआ दिखेगा, बाकी कुछ नहीं इसमें। ये तुम्हारा सॉल्ट ब्रिज का कुछ फंक्शन वगैरह है और कैसे बनता है, जैसे मैंने तुमको बताया था। चीज़ों को दिमाग में रख के याद किया करो तो जल्दी याद होगा। ऐसा नहीं कि इधर टीचर ने कुछ बताया उसको उधर ही छोड़ दिए, बाद में रट्टा मार के कवर कर रहे हैं। चलो नकल विकल मारने वाले लोग का ठीक है, एग्जैक्टली सेम सेम लिख लेते हैं, बट जो याद करके जाते हैं बीच बीच में कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। तो थोड़ा बहुत आइडिया रहेगा तो अपने मन से भी लिख सकते हो तुम लोग। बाद में मालूम पड़ा नाजुक तो हम लोग थे। वो लोग कड़क थे भाई। क्या होता है डैनियल सेल, मैंने तुमको बोला था कि दो बीकर्स होंगे ऐसे, ठीक है। मान लो ये बीकर ए है और ये बीकर बी है। इसमें हम लोग क्या ले रहे थे, CuSO4 का सोल्यूशन कितना, 1 मोलर, राइट। और दूसरे में क्या ले रहे थे, ZnSO4 का सोल्यूशन कितना, 1 मोलर। CuSO4 में हमारे पास क्या था, Cu की रॉड थी ऐसे, और ZnSO4 वाले में जिंक की रॉड थी, ठीक। इन दोनों को हमने कनेक्ट किया था अमीटर वोल्ट मीटर, जो भी तुम लोग बोल दो, राइट। इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो हो रहा था वो ऐसे जा रहा था इस डायरेक्शन में, और करंट क्या होगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा, उसकी ज़रूरत अपने को नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमने इन दोनों सोल्यूशन को कनेक्ट किया हुआ था, कैसे, एक सॉल्ट ब्रिज से। ठीक है, ये सॉल्ट ब्रिज स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर चाहिए तो लिख लो तुम लोग, सॉल्ट ब्रिज KCl का था, ठीक है। तो ये ओवरऑल हो रहा था, ये जो थी इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, एनोड। कौन सा चार्ज था इस इलेक्ट्रोड पे, नेगेटिव चार्ज था, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रोड थी ये कौन सी थी, कैथोड। इस पे क्या था, पॉजिटिव चार्ज था। और कुछ भूल रहा हूँ क्या, और कुछ भूल रहे हैं क्या अपन, ठीक है।
ऑक्सीडेशन रिडक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एनोड और कैथोड तुमने लिख दिया, इसका मतलब तुमको पता है कि ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है और रिडक्शन कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, देखो ऑक्सीडेशन किस में हो रहा था, इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा था ना, और यहाँ पे रिडक्शन हो रहा था। तो इसको ना बहुत लोग, अब देखो ये लेफ्ट में है, ये राइट में है, तो इसको बहुत लोग लेफ्ट हाफ सेल बोलते हैं या ऑक्सीडेशन हाफ सेल भी बोलते हैं, और इसको राइट हाफ सेल या रिडक्शन हाफ सेल बोला जाता है। क्लियर है? तो कहीं ऐसे वर्ड आएंगे तो कंफ्यूज मत होना तुम लोग कि लेफ्ट हाफ सेल क्या होता है या राइट हाफ सेल क्या होता है। इसको बहुत लोग ऐसे याद करने का ट्रिक भी बताते हैं, LOAN, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो लेफ्ट वाले को हम लोग ऐसे याद करते हैं, लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव चार्ज, और राइट वाले को ऐसे याद रखते हो, RRCP, राइट रिडक्शन, लेफ्ट हाफ सेल ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिवली चार्ज, राइट हाफ सेल रिडक्शन कैथोड पॉजिटिवली चार्ज्ड। समझा? समझ रहे हैं? यस सर। क्लियर है सबको? तो ये ओवरऑल तुम्हारा क्या है, डैनियल सेल है। इसको ऐसे ही तुमको पहले बनाना पड़ेगा एग्ज़ाम में, पूरा नॉमेनक्लेचर ऐसे करके दिखाना पड़ेगा। इसको अगर चाहिए तो ऑक्सीडेशन हाफ सेल लिखोगे तो और अच्छा है, और इसको रिडक्शन हाफ सेल। ठीक है, लेफ्ट में हमेशा एनोड ही हम लोग बनाते हैं, राइट में हमेशा हम लोग कैथोड ही बनाते हैं, इसीलिए इसको लेफ्ट हाफ सेल और राइट हाफ सेल भी बोलते हैं। लेफ्ट पे देखो एनोड आ रहा है, राइट पे कैथोड आ रहा है। ठीक है, तो याद करने के लिए तुम लोग अपने लैंग्वेज में इनको बना के लिख लो, ये लिखने की ज़रूरत नहीं ये वाला एग्ज़ाम में, नहीं तो वो लोग पागल हो जाएंगे क्या लिख के आया है ये। ठीक है, कितना वोल्टेज बना, सर वो लोअर RRCP का वापस बताओ। लेफ्ट हाफ सेल में क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एनोड, और कौन सा चार्ज होगा इस पे, नेगेटिव। लेफ्ट हाफ सेल ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव चार्ज, राइट हाफ सेल रिडक्शन कैथोड पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, हाँ सर। कितना वोल्टेज पास करता है ये, 1.1 1.1 वोल्ट का रिजल्ट देता है डैनियल सेल। इसको भी याद रखना। कौन से मेटल का अमाउंट या कौन से इलेक्ट्रोड का अमाउंट कम हो जाता है, जिंक का। बढ़ता किसका है, कॉपर का। कॉपर कॉपर इलेक्ट्रोड का साइज या वेट क्या होगा, बढ़ेगा, और जिंक का इलेक्ट्रोड का साइज या वेट क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। सॉल्ट ब्रिज क्यों यूज़ कर रहे हैं, रिएक्शन को न्यूट्रलिटी बनाए रखने के लिए। रिएक्शन रुके ना। हाँ, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ की तरफ फ्लो कर रहे हैं, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट। कैथोड की तरफ, लेफ्ट टू राइट बोल सकते हो। करंट कहाँ पे फ्लो कर रहा है, राइट टू लेफ्ट, अपोजिट। ठीक है, करंट हमको पता है ना, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ फ्लो करता है, तो देखो ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये नेगेटिव। सर एक सर डाउट एक था। बोल बोल। सर वायर कौन सा लिया था ये नहीं बताया आपने। वायर कोई भी कंडक्टिंग वायर होगा, कॉपर का या Fe का, कोई भी मेटेलिक वायर ले सकते हैं, उसका क्या दिक्कत है। अमीर है तो सोने चांदी का भी यूज़ कर सकता है। तो वही चीज़ें हैं जो आपने अभी तक देखी है। डैनियल सेल का नोट्स एक ही बार में बना लो, क्योंकि ये पूरा नोट तुमको लिखने को आता है। ठीक है, 2 या 3 मार्क्स में दे देगा, राइट अ नोट ऑन डैनियल सेल। बहुत बार ये क्वेश्चन आया भी हुआ है। तो डायग्राम पे मार्क्स होता है, कंस्ट्रक्शन लिखने पे मार्क्स होता है, फिर सेल रिएक्शन को लिखने पे मार्क्स होता है।
और सेल रिप्रेजेंटेशन वो तो मैंने बता दिया, लास्ट में वापस से लिख लेना उसको। फिर ऑब्जर्वेशन क्या है इसके, वो भी तुमको लिखना पड़ता है। सर ब्लर हो गया आपका। तो इसका सेल रिएक्शन है जो हम लोग ने देखा था स्टार्टिंग में, तो है वही चीज़, खाली उसको थोड़ा थ्योरेटिकली लिखा गया है। बाकी जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था वही है सब। तो इसका ऑब्जर्वेशन ऊपर क्या था अपने पास, सेल रिएक्शन क्या बोल रहा है, द पोटेंशियल ऑफ सेल। पोटेंशियल मतलब सेल की स्ट्रेंथ कितनी है, 1.1 वोल्ट की। द मास ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड इंक्रीजेस डिक्रीजेस, जैसा तुमको पता है ऑलरेडी, जिंक का कम होगा कॉपर का बढ़ेगा। ये डैनियल का सेल रिप्रेजेंटेशन है। Zn चेंज हुआ Zn+2 में, Cu चेंज हुआ Cu में, Cu+2 चेंज हुआ Cu में, खत्म।